अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा और मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। सब कुछ इस वक्त मुल्की सियासत में जो भी है, इट ऑल इज़ रिवॉल्विंग अराउंड इलेक्शंस। पंजाब और केपी के इलेक्शंस और फिर उसके साथ जुड़ा हुआ है नेशनल असम्बली का इलेक्शन। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है, कल उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है। अगर उनकी हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई तो वहाँ से गिरफ्तार उनको कर लिया जाए। मरियम नवाज साहिबा रोज़ तकरीर करती हैं, उसमें ये ज़रूर कहती हैं कि गिरफ्तार होना चाहिए, किया जाए। आज उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह जिस दिन गिरफ्तार करने का फैसला कर लेंगे उस दिन कोई बचा नहीं सकेगा इनको। तो खान साहब की कल की स्ट्रैटेजी क्या है? वो जाएंगे इधर लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे और साथ जो बुध के रोज़ जेल भरो तहरीक शुरू होनी है उसका भी एक काउंटर सामने आया है हुकूमत की तरफ से। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि हम कारकुनान को गिरफ्तार ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ गिरफ्तार करेंगे इमरान खान को और उनकी मेन लीडरशिप को। तो एनीवेज ये टॉपिक्स हैं और इसके अलावा अदलिया के ऊपर जो नून लीग के बाहर इस वक्त जारी हैं, जो अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है अपेरेंटली, वो आपको सुनवाएंगे भी क्या क्या बातें हुई। अभी आपने एक स्टेटमेंट अभी भी सुनी है। इन सब मामलात पर बात करेंगे। इन मौज़ूआत पर हमारे साथ जो गेस्ट हैं, इस्लामाबाद वीडियो लिंक पे हमारे साथ अतर काज़मी साहब हैं और औरिया मकबूल जान साहब भी हमें थ्रू वीडियो लिंक ज्वाइन करेंगे। काज़मी साहब, आपको क्या लग रहा है कल क्या हो सकता है? इमरान खान साहब पेश होते हैं अदालत, वहाँ से हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी हर केस के अंदर तकरीबन पेशावर में भी इस्लामाबाद में भी हिफाजती ज़मानतें बहुत मिल रही हैं और मरियम साहिबा ये कहती हैं कि अभी तक लाडले हैं अदलिया के इसकी वजह से, इन बयानात की वजह से दबाव में आ सकती है। देखिए, अब इमरान खान साहब के केस के अंदर मोअज़्ज़िज़ अदालत जो भी आइन और कानून के मुताबिक बेहतर समझेगी वो फैसला करेंगे। जहां तक हिफाजती जमानत का ताल्लुक है, हमने इसी मुल्क में देखा, और ये कोई 2 साल पुरानी या कोई 10 साल पुरानी बात नहीं, अभी चंद हफ्ते पुरानी बात है कि वो शख्सियात, मोअज़्ज़िज़ शख्सियात जो अदालती मफरूर थी, जो इश्तिहारी थी, जो कई बरस से अदालतों को मतलूब थी, उन्होंने बैरून मुल्क बैठे बैठे अपनी हिफाजती जमानतें करवाई और पाकिस्तान की अदालतों से करवाई, तो हिफाजती जमानतें तो हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि अब अदालतों के ऊपर तनकीद क्यों हो रही है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। इस वक्त मौजूदा जो हुक्मरान सेटअप है वो ये समझता है कि बाकी हर तरफ से तो उनको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी, कोई सहूलतकारी हो जाएगी इलेक्शंस में ना जाने के लिए। इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो हमारे सामने है, मोअज़्ज़िज़ गवर्नर साहब जो फरमा रहे हैं वो भी हमारे सामने है। अगर कोई रुकावट पड़ सकती है उनके प्लान को नाकाम करने में, अगर कोई चीज आड़े आ सकती है तो वो है मोअज़्ज़िज़ अदालतें। अदालतों के अंदर तो देखें बंद कमरों में फैसले नहीं होते, ओपन अदालत के अंदर जाके आपने मुकदमा लड़ना है और अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। तो इसी वजह से अदालतों को प्रेशर में डालने के लिए अदालतों को टारगेट किया जा रहा है, जज साहिबान को टारगेट किया जा रहा है। और अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं, देखें आप 90 की दिहाई उठा लें, वो कौन कौन से मोअज़्ज़िज़ जज थे जो किस किस बेंच में थे, उन्होंने कौन कौन सा फैसला दिया, किसी को सेनेटर बनाया गया, किसी को क्या बनाया गया, उन तमाम जज साहिबान के मैं यहाँ पे नाम ले सकता हूँ। तो वो इनकी नजर में सारे जज साहिबान ठीक थे। कोई भी जज जो है अगर इनकी मंशा के खिलाफ फैसला करे तो उसके ऊपर इस तरह अटैक, तो मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना भी चाहूंगा कि देखें, माजी में लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो लोग पीटीआई के सिंपैथाइजर्स थे वो भी लाहौर हाई कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाते थे, कहते थे जनाब वहां से ये फैसला आ गया, वहां से वो फैसला आ गया। तो इदारों को इस तरह टारगेट नहीं करना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक इदारे काम करते हैं। हाँ, कहीं कोताही हो सकती है, तनकीद हो सकती है, लेकिन अगर आप तमाम निजाम को और इदारों को इस तरह कॉन्ट्रोवर्शियल बनाएंगे तो आप कतन पाकिस्तान की वो दोस्ती नहीं कोई। मरियम नवाज साहिबा ने जब से लाडला कहना शुरू किया है दोबारा से इमरान खान साहब को, और साथ वो जीतने का फायदा मिल रहा है, फिर उसके अलावा आज की जो सारी स्टेटमेंट्स है, नून लीग का जो सोशल मीडिया है वो ना सिर्फ पुराने बल्कि हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ, अता तारड़ साहब की एक स्टेटमेंट इस तरह की आ गई, बड़े खुल के अब वो ये सब मामला कर रहे हैं। आपने पॉइंट आउट तो बिल्कुल दुरुस्त किया, उसकी वजह क्या है, लेकिन ये हर दफा यूं हो जाता है। और आप समझते हैं कि ये कंफर्टेबली और सक्सेसफुल हो जाते हैं दबाव में लाने में? देखिए, ऑब्वियसली अदालतें भी इसी मुआशरे के अंदर ऑपरेट करती हैं, और अगर आप उनके खिलाफ इस किस्म की मुहिम चलाएंगे और बाकायदा नाम लेके जज साहिबान की तस्वीर शेयर की जा रही हैं कि जनाब ये इस अदालत ने ये किया, इसने ये किया, फिर जिस किस्म की
ऑडियो लीक्स के ऊपर बातें हो रही हैं, हकायक से मसक शुदा बयानिए बनाए जा रहे हैं। और ये क्या ये पाकिस्तान का आईन और कानून की इजाजत देता है कि इस किस्म की ऑडियोज लोगों की नॉट एट रिकॉर्ड ऑल। की जाए और फिर उनको हकायक के बरक्स पेश किए जाए? जहां तक ये ताल्लुक है कि कोई किसी का दामाद है, देखिए दामादों की क्या हैसियत होती है वो तो नून लीग वालों से ज्यादा कौन जानता है। तो दामाद होना ये तो नहीं है ना कि वो कोई पूरा कोई चला रहे होंगे किसी जगह पे। तो मेरे ख्याल में ये कतई मुनासिब नहीं है कि इस तरह का किसी को टारगेट किया जाए। मलिक साहब, कल जब इमरान खान साहब पेश होते हैं वो तो अगेन कानून के मुताबिक अदालत ने फैसला करना है, लेकिन वो बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया अतर काज़मी साहब ने, सलमान शहबाज, इसाक डार साहब का केस हमारे सामने है, बगैर हाजिर हुए उनको हिफाजती ज़मानत मिल गई थी। चलें, अगर मिल जाती है इमरान खान को, कल वो चले भी जाते हैं, तो फिर उनको अदालत में तो पेश होना पड़ेगा ना, जिस केस के अंदर, टेररिज्म कोर्ट के अंदर। आप समझते हैं कि द गवर्नमेंट इज़ बेंट अपॉन गिरफ्तार करना ही करना है बस अब? नहीं, मेरी अपनी जो इतलात हैं, जो पीटीआई के जो बड़े अहम अफराद हैं, उनसे मैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो 2 बजे इम्कान है वो जाएंगे। अगर कोई चीज़ कोई इसके दरमियान कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी हो जाए, दैट बिसाइड द पॉइंट, इमरान इज़ कमिटेड। और दूसरी जो बात है वो तो अदालत का फैसला है, हम कौन होते हैं बात करने वाले, मगर मोस्ट प्रॉब्ली उनकी वो ज़मानत भी उनको मिल जाएगी। मगर मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, काज़मी ने जो बात की है, मेरा लिए इशूज़ अदालतों का है, उससे बड़ा भी एक इशू है ना, जो असल इशू है। 73 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, 1 मैन 1 वोट। 73 से 2023 तक आप एक इलेक्शन नहीं करा सके। मैं मतलब ये स्टेटमेंट दे देता हूँ एज ए सिटीज़न के 2018 में खान साहब भी इसी निज़ाम के तहत आए हैं। जिस असल इशू ये है कि इस मुल्क में इलेक्शन, जो खान साहब इलेक्शन कर रहे हैं, कि इदारे किधर हैं, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, निज़ाम किधर है। एक सिंपल सी बात है, आपकी आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। पहले तो मैं तो एक लड़ाई कीजिए, यहाँ पे फेयर इलेक्शन नहीं होते, यहाँ पे जानदार इलेक्शन नहीं होते। अब नई चीज़ हमने डेवलप कर दी, इलेक्शन ही नहीं होते। तो मेरे उस पर वैसे डिटेल में बात करते हैं, वो जो सदर ने भी इलेक्शन कमीशन को लिखा था और आगे अच्छा पूरा सिस्टम जिस तरह से उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, मैं उस पे आ रहा हूं ना, ये समथिंग टू पॉन्डर अपॉन। मैं जो असल काज़मी जो जिस चीज़ हिट कर रहा है, मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाह रहा था कि ये जो अटैक हो रहा है ना अदालतों में, इसका आउटकम ये कि किसी तरह इलेक्शन ना हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो जेल भरो तहरीक है मलिक साहब, इस पर भी थोड़ा सा फिर मैं काज़मी साहब की तरफ जाऊंगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं हमने कारकुनों को गिरफ्तारी नहीं करना, और प्लान ये है कि आप जाके बैठ जाएं वहां पे, गिरफ्तारी दें। गिरफ्तार नहीं करते तो एक डेजिग्नेटेड पॉइंट के ऊपर कुछ लीडर्स और 50 के करीब कारकुनान डिफरेंट शहरों में डिफरेंट तारीखों पर जाके बैठते रहें। वो कहने ना सी गिरफ्तारी नहीं करना, तो उसमें सिविल डिसोबीडियंस तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, कोई ब्लेटेंट डिसरिगार्ड या वायलेशन लॉ की तो करनी पड़ेगी। फिर वॉल सिटी जो लाहौर है ना, वहाँ पे एक पंजाबी में इस तरह होती है थकाना। तो मुझे लगता है खान साहब को थकने का शौक है और वो थका रहे हैं। 10 महीने से आप देखते जाए खान साहब क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है खान का ख्याल है कि वो एक इंतहाई आला मोरालिटी, असूली और एक कानूनी कल्चर में रह रहा है। यहाँ का जो रियासती सियासी निज़ाम है, ना वो मोरालिटी से चलता है, ना वो असूल पे चलता है, ना वो कानून पे चलता है। उसमें आप हर दफ़ा जाते हैं जी कि मैं 2 आपने कर लिए जनाब लॉन्ग मार्च, रिजल्ट मुझे दे मतलब लिहाजा मोरालिटी नहीं, मैं आने लगा ना, मैं एंड करने लगा। 100 आपने जलसे किए, हल तक आप गए जी इस्लामाबाद में, मैं हुकूमत गिराने चला था, याद आया मैं असेंबलियाँ तोड़ने लगा। अब असेंबलियाँ तोड़ी, हम नहीं लड़ाई पाएगी कि मैंने इलेक्शन करा के छोड़ने हैं। आप कहते हैं इलेक्शन ही मैंने जेलें भर देनी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि खान साहब को थकाया जा रहा है। खान को एक बात समझनी पड़ेगी, और ये मेरे हिसाब से मींस टू एन एंड है ना। नहीं, ये इसमें मैं असल कमेंट करूँ। देखिए, आप पाकिस्तानी सिस्टम को जानते हैं, 200 बंदा जाए वो रजा कराना तौर पे कि जी मुझे गिरफ्तार कर लें, तो शहबाज शरीफ इलेक्शन करा देगा, तालियां। या इमरान बड़ा मासूम है, या सिस्टम बड़ा मासूम है, ये साढ़ा तवा ला रहे हो तुम यार, ये हो सकता है। वो इमरान खान को गिरफ्तार करना है ना उन्होंने। अतर काज़मी साहब, आपका इस मूव के बारे में क्या ख्याल है कि ये कितनी कामयाब होगी, ये जो जेल भरो तहरीक वाला मामला? देखिए, एक तो माजी में भी इस तरह की तहरीक चलती रही है। इवन कि जिस वक्त बड़े सगीर की आज़ादी की तहरीक चल रही थी, उस वक्त भी इस तरह की तहरीकें चलती रही हैं। इशू ये, आपने जो भी सियासत होती है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी होती है, वो आइन और कानून के मुताबिक आप बनाते हैं। जब एक अगला फरीक कहे कि ना मैं आइन को मानता हूं ना कानून को मानता हूं, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। फिर तो तारीख उसके ऊपर अपना वर्डिक्ट देती है 5 साल बाद, 4 साल बाद या 4 महीने के बाद। अब जिस तरह खान साहब ने असेंबलियां तोड़ी, यही सारी मोजिज क़यादत पीडीएम की कहती थी असेंबलियां तोड़ो, हम इलेक्शंस करवा देंगे। क्या आज पूरी दुनिया देख नहीं रही? क्या आज मोरिख कहीं पे लिख नहीं रहा होगा? क्या आज से 100 साल के बाद कोई डिजिटल आर्काइव में उठा के देखे गए नहीं कि जब असेंबलियां तोड़ी गई थी उससे पहले क्या लोग क्या
फरमा रहे थे और उसके बाद टीवी पे आके वो क्या कहते थे। तो आइन में तो लिखा है 90 रोज में इलेक्शंस करवाने, अगला बंदा कहे मैं अब आइन को नहीं मानता, तो फिर तो आप उसका सियासी मुकाबला नहीं कर सकते। फिर तो आप यही है कि आधी पार्टी वैसे आइन को मानती है। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद काकान अब्बासी साहब कहते हैं कि ये अगर आइन में लिखा है तो 90 रोज में इलेक्शंस हो जाने चाहिए। फिर पता नहीं कौन चाह रहा है कि इलेक्शंस ना हो। ये बड़ी मेन लीडरशिप है पीएमएलएन की। खैर एक ब्रेक लेनी है, आसान ब्रेक है। वापस आते हैं तो मरियम नवाज साहिबा का जो कल का इंटरव्यू है उसमें वो कह रही हैं कि एक तरफ डील की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ अदालतों में बुलाने पे पेश नहीं हो रहा एक शख्स। नाम उन्होंने ले लिया, पता नहीं किसकी बात कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब का भी सेम केस ही इसी तरह का। खैर इस पर डिटेल में बात करेंगे और दूसरे मौजूद पर करेंगे। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। पिछले कुछ रोज से तवातुर के साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, खास तौर पे मरियम नवाज साहिबा की तरफ से और फिर उनकी जो सेकंड टियर लीडरशिप है और फिर सोशल मीडिया, वो जजेस के खिलाफ बयानात आ रहे हैं। बल्कि कल तो खबर ये भी सामने आई कि साबिक जजेस के, खास तौर पे वो 3 तो पैनामा बेंच में थे जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाया था। आज भी जो कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया मरियम नवाज साहिबा ने और आज भी उन्होंने जो तकरीर की उसमें भी कुछ ऐसी बातें की। जरा देख लीजिए, बात करते हैं इसके ऊपर। और ये मकबूल जान साहब, ये एक बाकायदा मेथड नजर आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का पिछले कुछ दिनों से। और ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, जो उनका डिजायर्ड रिजल्ट है वो इनको मिल रहा है। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात इस सेंस के अंदर है कि अदलिया का एक वक़ार है और ये सीनियर लीडरशिप है और पूरी पार्टी जो है इस तरह की स्टेटमेंट्स देती है। अदलिया को भी तो नोटिस लेना चाहिए सर इन ऐसी स्टेटमेंट्स का। देखिए, ये एक नया बात नहीं है, नई बात नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना, वो आती है इन चीजों की। और इसका आगाज हुआ था जब पहली दफा नवाज शरीफ साहब को सज्जाद अली शाह ने ये जुर्रत की थी कि इस खानदान से किसी आदमी को अदालत में बुलाए और उन पर हत्या के इज्जत का मुकदमा करे। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उस वक्त पंजाब हाउस में बाकायदा कैसे जुलूस निकले थे और वो जुलूस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए थे और उस पर हमलावर हुए थे और जजों को जान बचाकर अपने चैम्बर्स में छुपना पड़ा था। उससे बाद की एक सूरत हाल जो है उससे ज्यादा खौफनाक थी। वो पूरा केस मैं खुद विटनेस हूं, मैं उस वक्त बलूचिस्तान में होता था। उस बेंच में ये आजम तारड़ साहब जो हैं आजकल, इनके दादा मोहतरम रफीक हसन तारड़, अगरचे को मेरे बहुत अच्छे दोस्त पड़ोसी भी थे, वो बाकायदा रात को 5 बजे करीब वहां पहुंचे थे। हमने कोयटा में खुद उनको देखा था आते हुए और कहा जाता है कि वो बाकायदा ब्रीफ केस लेके आए थे। फिर उसके बाद अगला जो मरहला था वो आप सोचें, अजीब फौत हुए हैं जस्टिस मलिक कयूम साहब, कि जस्टिस मलिक कयूम राशिद अजीज साहब जो थे उनके बारे में एक ऑडियो टेप जो थी वो सामने आई थी। और ऑडियो टेप में कौन गुफ्तगू कर रहा था? शहबाज शरीफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, हालत ये थी कि जुडिशरी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि ऑडियो टेप्स का रिवाज नहीं था, क्योंकि टेपें तो बेसिकली जहां से आती हैं, अब दुनिया में हमें हर बंदे को पता है कौन टेप करता है और कहां से आती हैं। रिवाज नहीं था, बेनजीर को बचाना मकसूद था बुनियादी तौर पर उसका। और शहबाज शरीफ साहब चाहते थे कि उनको सजा दी जाए, नवाज शरीफ। और वो बकायदा फिक्र मुझे याद है, असि दो में टुट जाएंगे बड़े मियाँ साहब नू तो मैं दस देंगा सजा दो दे, मुझे अच्छी तरह वो फिक्र, सबको फिक्र याद है। और फिर वो जो तो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब सियासत में रहे थे। जो बंदा मेन मुजरिम था, जो मेन कल्प्रेट था, वो चीफ मिनिस्टर भी बना, उसके बाद बाहर चला गया, बाहर जाके फिर दोबारा वापस आके चीफ मिनिस्टर बना, फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बना और आजकल वजीर आजम है। उसके बाद आगे आ जाएं तो आगे भी हमेशा जुडिशरी के बारे में बेंच फिक्सिंग का जो लफ्ज है ये किसने दिया? ये इन्होंने खुद दिया। फिर उसके बाद साकिब निसार साहब के बाद एक मुहिम शुरू की गई, अगरचे के अदलिया से सबसे ज्यादा इफेक्ट जो था वो पीपल्स पार्टी को हुआ। उनके जो प्राइम लीडर जो थे जुल्फिकार को अदलिया ने फांसी दी, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई बात नहीं की। उनके एक प्राइम मिनिस्टर को अदलिया ने घर भेजा, उसको यूसुफ गिलानी को, उन्होंने ऐसी कंपेन नहीं। ये नून लीग का खासा है और समझते ये हैं कि हम इस तरह एक पता नहीं बाचो हैं इस पाकिस्तान के, हम जिसकी इज्जत चाहे उछाल सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया का शायद वो सही है ना। और ये साहब उछाल रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज कहा है कि अदलिया नोटिस क्यों नहीं लेती, अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। अभी तक किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं हुआ। वज़राए आज़म की ऑडियोज मैं आपको एक बात पता है, मैं आपको तो फिर ठीक है, उछालते रहेंगे वो यूं सब। मैं कानूनी बात बताऊं, मैं हाई कोर्ट का लॉयर हूं, ठीक। मैं कानूनी बात बताऊं, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और दुनिया के कानून के मुताबिक कोई ऑडियो लीक और कोई वीडियो लीक उस वक्त तक
कोर्ट में पेश नहीं की जा सकती जब उसको टेप करने वाला ये सर्टिफिकेट न दे कि ये मैंने खुद टेप की है और इसमें मैंने कोई अमेंडमेंट नहीं की। जब वो ये सर्टिफिकेट देता है फिर वो फोरेंसिक के पास जाती है, उससे पहले फोरेंसिक में मिल जा सकती। लेकिन मीडिया है, हम लोग 4 दिन से लगे हुए हैं, उससे पहले 4 दिन में लगे हुए थे। जिसका जो जी चाहता है, कोई ये नहीं कहता कि ये कौन है, ये कौन है जो टेप करता है, कौन है उसको पकड़ो, ये कौन है जो लोगों के आपके बाथरूम में कोई शख्स आके तो होल में से झांकने लगे, आप क्या कहेंगे उसको? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनस बिन मालिक कहते हैं, आप एक दफा चाकू लेके घुसे, चाकू लेके खड़े हुए और ऐन मुमकिन था कि उस शख्स की आंख निकाल देते क्योंकि आपके पर्दे में से झांक रहा था। ये सता हो और इधर हर बंदा खड़े होकर बातें करता चले जाता है। यानी आप तो फिर आर्टिकल 14 आईने पाकिस्तान का भी है। अतर काजमी साहब, राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में कमेटी बनी थी, उसमें से कुछ नहीं निकला, आगे भी कुछ नहीं निकला। मोस्ट प्रोबेबली कुछ और ऑडियो लीक्स भी आ जाएंगी, हत्ता कि साबिक आर्मी चीफ कह रहे हैं कि मैं ऑडियोज रिकॉर्ड करता रहा हूं। तो यहां पे फिर क्या ही उम्मीद रखी जा सकती है? और ये जो सिक्योरिटीज वापस ली गई हैं जजेस की, क्या ये मैसेज भी हो सकता है कि हमारे खिलाफ कुछ करेंगे, किसी भी तौर जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद भी नहीं हम आपको जो है ना वो किसी किस्म की फैसिलिटीज लेने देंगे, जो एंटाइटलमेंट थी उनकी, और हर तरह से बैशिंग करेंगे। टू बी ऑनेस्ट, ये जो जजेस की सिक्योरिटी लेने का, वापस लेने का मामला है साबिक जजेस की, मुझे इसकी तफसीलात नहीं पता है, लेकिन मैसेज तो माजी में भी दिए जाते रहे ना। आपको मैं छोटी सी मिसाल दे दूं, एक लोन कमीशन बना था यहाँ 90s में कोऑपरेटिव स्कैंडल पे। उस लोन कमीशन में के सरबराह एक जस्टिस साहब थे, उन्होंने क्या फैसला दिया था, वो बाद में सेनेटर बने। उसके अलावा आप ये देख लें कि कौन सा जज किस बेंच में था और उसको बाद में कौन कौन सा सियासी ओहदा दिया गया, वो सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगी। तो मैसेज तो बड़ा दिया जाता है। आज सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब थे, वो ऑलमोस्ट मतलब बिस्तरे मर्ग पे थे, फिर भी उनको उठा के गवर्नर बनाया गया। क्यों? मैसेज देना था। तो मैसेज तो दिया जाता है कि हमारे साथ होगे तो आपके हम भी लुक आफ्टर करेंगे, और यही वजह है। आप ये कोई एक जमात का नहीं, आप पीपल्स पार्टी को देख लें कि वो यूसुफ रजा गिलानी साहब जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत से नाइल हुए, उनको दोबारा सेनेट में लाना, उनको सेनेट के चेयरमैन के लिए खड़ा करना, वो क्यों जिद था? यही मैसेज देना कि जनाब आप अगर रियासत से ज्यादा हमारे ताबेदार होंगे तो हम आपको भी लुक आफ्टर करेंगे। वही यही वजह है कि फिर आपको वही चेहरे घूम फिर के ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी और सियासतदानों के अंदर भी, हर जमात के अंदर वही 3-4 चेहरे घूम फिर के, या इससे थोड़े ज्यादा होंगे, वही आपको मुख्तलिफ ओहदों पे नजर आते हैं। और फिर सारे मिलके ये जो जूनियर जजेस एलिवेट होने का सब मामला चलता रहा, वो बात थोड़ी हम डायग्रेस कर जाएंगे टॉपिक से, लेकिन फिर सभी जिम्मेदार है ना उस सब मामले के अंदर। ताहिर मलिक साहब, जो भी आप बात कर रहे थे कि इलेक्शंस होने हैं, अदालतों का बड़ा अहम रोल होगा, उसकी वजह से थोड़ा सा पहले अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान की नाअहली, ये भी मुमकिनात में से है कि वो चूंकि हुकूमत चाह रही है, मरियम नवाज साहबा बरमला इस ख्वाहिश का इजहार करती हैं, तो ये सब कुछ भी अदालतों के अंदर होना है, तो वहां पर भी इस हवाले से भी प्रेशर रखा जाए थोड़ा सा। देखें अकबर, इस बार ये फर्स्ट टाइम हुआ है, हम लोग जर्नलिस्ट हम बड़ी खबरें बनाते हैं। मैंने ख्याल सारी खबरें तो खान साहब खुद ही बता देते हैं कि मुझे नाहल भी करना है, मुझे गिरफ्तार भी करना है, इलेक्शन भी नहीं होने। यहाँ तो ये चक्कर ही नहीं है। मेरा ख्याल है जो लार्जर बहस बनती है वो ये बनती है कि इज़ दिस स्टेट इज़ एट वॉर विद इटसेल्फ। रियासत में तो भाई सारे इसलिए इकट्ठे होते हैं, अदालतें हो, पार्लिमान हो, हुकूमत हो, जुडिशरी हो, सारे हो, कि अवाम की खिदमत की जाए। ये तो अपनी लड़ाई से ही फारग नहीं हो रहे। मतलब मुझे बताए ना कि ये पाकिस्तान का जो मौजूदा कल्चर है वो है इल्ज़ाम का। कॉमन सेंस की बात है, यहाँ इल्ज़ाम लगाने वाला गलत है या इल्ज़ाम दुरुस्त है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ है ना। आप मुझे बता दें, हम मीडिया से रिलेटेड बंदे हैं, कोई एक दिन पाकिस्तान की तारीख का मुझे बता दो जिस दिन को बहुत बड़ा इल्ज़ाम ना लगाओ। मतलब यहाँ तक तो जनरल बाजवा पे जितने इल्ज़ाम लगे हैं, कोई बंदा नजर आया कि जनरल बाजवा तो खुद मानना शुरू हो गए, मान के इमरान पे लगे हैं, जरदारी पे लगे हैं, बिलावल पे लगे, एक एक बंदे पे। मेरा सिंपल सा सवाल है कि ये निज़ाम, ये जो रियासती ढांचा है, या तो ये हमें बता दे कि ये सारा मीडिया ने पाकिस्तान चलाना है, जो मर्जी है, जो मर्जी इल्ज़ाम लगा दे। अब अगली ब्रेकिंग न्यूज़ का इंतजार करें अगले इल्ज़ाम का। नहीं, ये यहाँ पे हमें स्टैंड लेना पड़ेगा ना। ये अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने JIT बना दी थी पनामा के सिलसिले में कि नहीं हमने ये फैसला करना है, हालांकि इन्वेस्टिगेशन उनका काम नहीं है, तो हमारी क्या अदालतों का ये फ़र्ज़ नहीं कि वो एक दफ़ा खड़ी हो जाए कि यार ये, मतलब मुझे बता दें, कल आपने इस शो में एक बंदे ने आपको बताया जो एक्सपर्ट है कि FIA पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसको 1 मिनट में पता चल जाता है कि ये वीडियो किसने अपलोड किया। तो यार हम क्या ब्लाइंड हो गए हैं? हमें नज़र नहीं आ रहा है कौन क्या कर रहा है?
तो ये किसने करना है? मैंने करना है, मीडिया ने करना है, ये इदारों का काम है, अदालतें आगे आए और सबका दूध का दूध और पानी का पानी सबने करना ही है। हसन हुसैन नवाज साहब की वो JIT से मुझे याद आया, वहाँ पे वो पेश हुए थे, एक तस्वीर उसकी लीक हुई थी, काजमी साहब आपको भी याद होगा, और वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई थी, और जिस बंदे ने लीक की थी, उमर चीमा साहब ने स्टोरी दी थी बाकायदा कि ही दैट पर्सन हैज बीन टेकन टू टास्क, नौकरी से निकाल दिया गया था, इतना गुस्सा चढ़ा था। वो पहुंच तो बंदा जाता है, और एक ट्वीट उन्हें पता चल गई थी 2000 कब की बात है ये भला, 17 की, 16-17 में। तो ये तो उनके पास सब कुछ मौजूद है। एक मरियम नवाज साहबा का एक क्लिप है जो एक और स्टेटमेंट उन्होंने दी, जनरल बाजवा जो कन्फेशन की उन्होंने, उसको वो वैलिडेट कर रही हैं कि उन्होंने कहा था ना कि मुल्क के लिए खतरनाक है तो इसलिए हमने निकाल दिया, जिससे वो बाद में उन्होंने थोड़ा सा डिट्रैक्ट किया उस स्टेटमेंट के साथ। लेकिन मरियम साहबा का कह रही है, जरा ये देखिए। अच्छा, ये भी है, लेकिन वो पूरी स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ने उतार के उनको साइड पे किया है। और यह सब फिर अगेन वही बात, जनरल बाजवा ये खुद बात मान चुके हैं। वैसे तो सबको ही पता है कि ये किस तरह से सब मामला हुआ था, लेकिन इसके कोई लीगल रेपरकशंस हो सकते हैं जनरल बाजवा के लिए इन फ्यूचर, सिंबॉलिक ही सही। देखिए, लीगल रेपरकशन किसकी हो सकती है? असलम बेग ने कहा कि मैंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को फोन किया और मैंने कहा देखो तुम फैसला तो कर रहे हो कि ज़ियाउल हक ने ये इलेक्शन जो थे ये अपना इलेक्शन ये जो कब्जा किया था ये गलत था, जो ज़रपर था, लेकिन तुम असेंबली मत बहाल करना क्योंकि अब कौम इलेक्शन में उस पर हुआ कोई एक्शन? कुछ नहीं हुआ। असद दुरानी ने कहा ये मैं आपके पास एक सर्टिफिकेट पेश करता हूं असगर खान केस के अंदर, हमने फलां नवाज शरीफ को इतने पैसे दिए, हमने फलां पार्टी को इतने दिए, हमने फलां पार्टी को इतने दिए। उसके ऊपर फैसला आ गया इफ्तिखार चौधरी का, मशहूर केस असगर खान के। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखें, एक था जस्टिस मुनीर, बड़ा मजे का आदमी था, उसने पाकिस्तान की जो है तारीख सेट की है। हम सारी जो खराबियां है ना, उसी ने जो अम्ब्रेला दिया था फौज को, हम उससे चलते हैं। उसने कहा था सक्सेसफुल रेवोल्यूशन इज जस्ट, फाते इनकलाब जो वो जायज होता है, यानी एक आदमी जो ताकत से आ जाए वही कानून बन जाता है। और उसने उस फैसले में फिक्रा लिखा था, जजों को ऐसे फैसले करने चाहिए जो इंप्लीमेंटेबल हों, यानी जो नाफज कर सके। यानी ताकतवर के अगर आप नाफज नहीं कर सकते तो फैसले करने की क्या जरूरत है? अपना कलम की स्याही क्यों जाया करते हो? तो असल मसला यह कि बाजवा साहब को पता है उनका कोई हाथ नहीं डाल सकता, इसलिए बोलते जा रहे हैं। आप देखें 2 साल की पाबंदी होती है, वक्त बदला नहीं है, वैसे का वैसे ही है जैसा आप बात कर रहे हैं जब 1956 से लेके अभी तक वैसे ही है सब मामला। ठीक है। अच्छा, अतर काज़मी साहब, एक हामिद मीर साहब का आपने सुना होगा, वो कल परसों किसी प्रोग्राम के अंदर बैठ के कह रहे थे कि जनरल बाजवा ने CPAC के बड़े अगेंस्ट थे, बल्कि वो शायद क्लिप हमारे पास पड़ा है प्रोड्यूसर साहब, वो दिखाई दीजिए नाज़रीन को। अतर काज़मी साहब, आप इस्लामाबाद में होते हैं, ये आप वैलिडेट करते हैं जो हामिद मीर साहब बात कर रहे हैं? एक तो चीज़ हमें इमरान खान साहब बता चुके हैं कि जनरल बाजवा ने रशिया के खिलाफ बयान दे दिया अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम, और दूसरा ये मामला कि वो चाइना, सीधी सी बात है कि अमेरिका को ज़्यादा क्लोज रखा है इस सब मामले के अंदर जनरल बाजवा ने। तो वो तो एक हो गया कि ठीक है भाई हुकूमत गिराई, सारा कुछ किया, ये भी बड़ा सीरियस एलिगेशन है। पहले तो ये बताएं कि आप इसको वैलिडेट करते हैं? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी तो पहले भी सामने आ जाती। CPAC के हवाले से तो ये इल्जाम लगता है कि इमरान खान साहब एंडोर्स कर रहे थे इसी इंटरव्यू के अंदर बैठ के कि हाँ जी जी बिल्कुल 2017 की बात है। ऑब्वियसली वो प्रीवी होंगे इस चीज के, पर जिस तरह मैंने अर्ज की कि मेरे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर ये इतना संगीन मामला था जिसमें मुल्क को इतना बड़ा नुकसान हो रहा था और ऐसा एक बात भी इंडोर्स कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उस वक्त पहले ये बात सामने आ जाती तो शायद फिर वो जो मुबैना नुकसान हुआ है वो ना होता। CPAC को जिसने भी ये इंफॉर्मेशन देनी थी वो पहले दे देते। लेकिन जब कोई चला जाता है तो बहुत सारी चीजें सामने आना शुरू हो जाती है। मैं भी तनकीद करता हूँ, आप भी तनकीद करते हैं, दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात भी करती हैं। जनरल बाजवा जब यहाँ पे थे उस वक्त कोई भी नहीं बोलता था, उस वक्त सारे ढकी छुपे अल्फाज में बातें करते थे, उस वक्त इल्जाम किसी और के ऊपर लगाया जाता था। तो ये क्या वजह है कि जो ही कोई जाता है तो हमें बहुत सारी उसमें बुराइयां नजर आना शुरू हो जाती हैं। उसकी एक बुनियादी वजह तो वही है जो जज साहब ने अपने फैसले में लिखी थी कि ऐसा फैसला ही ना करो कि जो ताकतवर के खिलाफ आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, जिसने औरिया साहब ने अभी फरमाया। तो बहुत सारे लोग भी ये समझते हैं कि जनाब ताकतवर
कि सच बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका अंजाम क्या होगा वो भी आपके सामने पर अनफॉर्चुनेट है। देखें जो कुछ भी हो रहा है उसमें इशू ये है कि आप मुख्तलिफ वुज़रा जो हैं, वो अगर आप सहाफ़ियों को तो छोड़ दें, जो मुख्तलिफ वुज़रा हैं, इस हुकूमत के वुज़रा हैं, उनके आप बयानात देख लें। आपके ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। एक दूसरा मोअज़्ज़िज़ वज़ीर फरमाता है कि जो शख्स ये कहेगा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, वो मुल्क दुश्मन है। वो गद्दार ख्वाजा आसिफ साहब वो गद्दार है। ख्वाजा आसिफ साहब जनाब उस दिन ट्वीट कर रहे थे कि वो चीते के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो कर देनी चाहिए थी, नामालूम के ऊपर क्यों की। अब से 1 घंटा पहले मैं देख रहा था, उन्होंने एक ट्वीट की, किसी शख्स ने ट्विटर के ऊपर शेयर किया हुआ है कि एक बच्चा गाड़ी चला रहा है आइन और कानून के खिलाफ। तो ख्वाजा साहब उसमें अगेन लिख रहे हैं कि इस मुल्क में आइन और कानून जो है वो ताकतवर लोगों के लिए। भाई आप तो इस तरह तासुर दे रहे हैं कि जैसे आप यूगोस्लाविया की हुकूमत के नुमाइंदे हैं। हुकूमत आप लोगों की, ताकत आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, तासुर ये दे रहे हैं। और ये चीज बड़ी खतरनाक है। डार साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि इस मुल्क की इकोनॉमी की क्या हालत हुई है, उस पर कमीशन बनाया जाए। भाई 6 महीने पहले आप कह रहे थे कि हम आपको बताएंगे कि इकोनॉमी किस तरह दुरुस्त करनी है, तो एकदम से ये जो लाताल्लुकी का हो रहा है ना इजहार सिस्टम से, कि सिस्टम को पहले आप कोलैप्स की नहज पे ले आए और अब आप इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये ज्यादा खतरनाक और इनकी नाअहली शो करता है। वो तमाम कैबिनेट बैठ के ये कहती रही है कि इमरान खान ने डिले किया आईएमएफ में जाने का फैसला, ये टाइमली नहीं कर सके, इसकी वजह से मुल्क को नुकसान हुआ। बाजवा साहब एक जुमला, कैबिनेट देखें, चंद रुपए पेट्रोल बढ़ाना हो तो कैबिनेट लंदन जाती थी और मोअज़्ज़िज़ मियां साहब मीटिंग से नाराज होकर चले जाते थे। अब कैबिनेट क्यों नहीं जा रही लंदन? अब नहीं, वो मरियम नवाज साहिबा ने कल बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा है कि ये पेट्रोल प्राइसेस ना बढ़ाना बरखिलाफ आईएमएफ डिमांड। यार ये वो तो बड़ी लंदन अच्छी बात इसलिए थी। जाते थे कि लीक्स ना उनकी, वो आप हमसे बड़े समझदार हैं। मियाँ साहब जो है ना तजर्बाकार आदमी हैं, वो 3 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको पता है कहाँ पे रिकॉर्डिंग हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती है। तो लंदन को आप मजाक ना बनाएं, वो बड़ा इंटेलिजेंट फैसला था। और पाकिस्तान के 2 दारुल हुकूमत होने चाहिए, एक परमानेंट लंदन में रखें, कभी कभी इस्लामाबाद भी रख लें ताकि लीक्स ना हो। मेरी बारी है भाई, सवाल करो। अच्छा ब्रेक ले लें एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके कुछ करनी है, क्योंकि ये सारा कुछ जितनी सिचुएशन है ना, इट इज ऑल रिवॉल्विंग अराउंड इलेक्शंस। सदर मुमलिकत ने एक आईनी हुज्जत पूरी करने की, एक जमहूरी हुज्जत कह लीजिए, कि इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये बड़ा अर्जेंसी का मैटर है, आप आएँ और बैठ के इसके ऊपर ज़रा कुछ बातचीत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनकी जो मुशावरत की दावत थी वो मुस्तरद कर दी है। और ख्वाजा आसिफ साहब जिनका भी जिक्र हो रहा था, वो कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब अपनी आईनी औकात में रहे। इस मामले में बात करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि अर्जेंट मैटर है, हमारे साथ आके मुशावरत करें, कल मंडे को करनी थी। वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं जी, हमने आपके साथ किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं करनी। शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं और ये मकबूल जान साहब कि नहीं करते तो ना करें, सदर डेट दे दे। वो दे सकते हैं डेट, अगर गवर्नर डेट नहीं दे रहा। आप लॉ के हवाले से बताएं, इज इट पॉसिबल, ये है कोई ऐसी ऑप्शन कि सदर डेट का ऐलान कर दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है डेट देना। गवर्नर कह रहा है मैंने चूंकि दस्तखत करके असम्बली तैयारी नहीं थी की, तो मैं भी नहीं दूंगा डेट, तो सदर दे दे। देखें सबसे ज्यादा बोझ है इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो आइन है उसकी सोल इंटरप्रिटेशन की जिम्मेदारी वो है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक, मैं आप पाकिस्तान का कोई भी कानूनदान किसी की भी किस्म की राय देगा, उसकी कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है। फाइनल अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। और उसके ऊपर अगर वो जो इंटरप्रिटेशन कर देती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बाइंडिंग है पाकिस्तान की असेंबली के ऊपर। अगर वो कह देती है सुप्रीम कोर्ट के सदर जो है वो अपना दे सकता है इस कानून के तहत, तो डेट्स फाइनल। दूसरा यह है कि ये जो लोग कहते हैं कि ये सुप्रीम चीफ सेक्रेटरी ने इनकार कर दिया, आईजी ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 191, वो कहता यह है कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये देखिए, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक्ट करना चाहे तो ये 5 मिनट के अंदर मसला हल होता है। पाकिस्तान में तमाम जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, ऑल द बिजनेस द स्टेट इज रन इन द नेम ऑफ द सेक्रेटरी। चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर भी वही होता है और वही है जो काम करता होता है। वो आप चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, आईजी को बुलाएं और इन सबको बुलाएं, आपको उनको कहें कि आपको ये ऑर्डर दिया जाता है और आप इस पे इंप्लीमेंट करें, और साथ ही उसकी इंटरप्रिटेशन करके उसकी डेट जो है इलेक्शन कमीशन को कहे कल तक तुम डेट दे दो, खत्म, डेट्स ऑल।
देखिए आप एक अल्टीमेटली दिस मैटर विल बी सॉल्व्ड इन सुप्रीम कोर्ट। ये मतलब अब यहां पे आ गया क्योंकि सिर्फ दो दिन की प्रोसीडिंग्स सब सारे पार्टीज को बुलाएं, उन्होंने कहा जी ये सुप्रीम कोर्ट आइन कहता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं ना, और ये साहब के जो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है, लाहौर हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया है उस पे अमल करें। आप खुद तो नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप किया। देखिए पहली बात, अब ये भी कह सकते हैं, देखिए लाहौर हाई कोर्ट का जो स्टेटस है ना वो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस ये है कि एक तो 184(3) के तहत वो एक तो वो ये है कि वो मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के तौर पे खुद ले सकती है, आप दरवाजा ना भी खटखटाएं तब भी ले सकती है, ठीक, और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का मसला तब भी ले सकते हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस तो है। दूसरा उसका स्टेटस यह है कि 187 के तहत उसको ये इख्तियार हासिल है सुप्रीम कोर्ट को कि वो कंप्लीट जस्टिस करे, मतलब अगर कानून में कोई चीज मौजूद नहीं है तब भी वो करे। बाकी तमाम कोर्ट ऑफ लॉ हैं, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस है। कोर्ट ऑफ लॉ होती है कानून के मुताबिक अमल करने वाली, और कोर्ट ऑफ जस्टिस यह है कि अगर कानून कुछ चीज प्रोवाइड नहीं करता तो आप उसकी जगह अपने तौर पे एक फैसला करेंगे और वो कानून बन जाएगा, जिसको लॉ में प्रेसिडेंट कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला कोई और नहीं है। तीसरा यह है 191 के जो है कि उसकी तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज के अंदर आप 2 दिन के अंदर मसला हल कर सकते हैं। अब वो कहते हैं डेट हो रही है, डिले हो रहा है, वो जो 254 है ना जी कि एक वक्त में ना हो, वो अब सुप्रीम कोर्ट उस डिले को कंडोन भी कर सकती है। 2 दिनों के अंदर ये मसला हल होता है, लेकिन पाकिस्तान में कोई करना नहीं चाहता। ठीक, क्यों सही है, वो होता तो 2 दिन के अंदर है। इसका जवाब, आखिरी बात करूंगा जी सर, इसका जवाब पाकिस्तान का हर शहरी आपको देगा। आप किसी बंदे के पास जाएं, वो कहे कौन इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, वो किसी का नाम नहीं लेता, वो ना मुस्लिम लीग नून का नाम लेता है, ना पीपल्स पार्टी का नाम लेता है, ना पीडीएम का नाम लेता है। वो पहले पूछेगा आपको नहीं पता, मैं कहूंगा नहीं पता, कहते हैं झूठ बोलते हो, मैं बताता हूं किसने कौन नहीं लेता। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अतर काज़मी साहब, बात तो वही है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करें। हाई कोर्ट में जो लास्ट समाअत हुई है, जस्टिस जवाद हसन साहब ने कहा कि ये 90 दिन का टाइम है, तब तक इलेक्शन ना हुए तो फिर हम देखेंगे कि कौन चूंचना करता है और करवा लेंगे। तो ये तो बात फिर वहीं तक चली जाएगी कि फिर और देखते जाएं कि कब तक मामला बन रहा है। और ये साहब की बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट में तो 2 दिन के अंदर वो सब मैटर हो सकता है, लेकिन वहां पे है नहीं अनफॉर्चुनेटली ये मामला। देखिए, जिस तरह आपने भी शुरू में मोजिज वजीर का बयान भी कोट किया कि उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत अपनी आईनी औकात में रहें। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ना, वो मुल्क के अंदर आप आइन और कानून की औकात देख रहे हैं। ये हुकूमत वो आपको दिखा रही है, ब्लैक एंड व्हाइट पे लिखा है कि 90 रोज में आपने इलेक्शंस करवाने हैं, लेकिन उस आइन की औकात इनकी नजर में क्या है वो आपको भी नजर आ रहा है और मुझे भी नजर आ रहा है। ये इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते। बाकी देखें, हर मुमकिन ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इसमें डिले किया जाए, लेकिन ओवरऑल मसला यहाँ पे ये है कि ये जो निज़ाम है, चाहे किसी जुडिशल साइड पे हो जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हो जाए, ये आम पाकिस्तान के लिए केटर ही नहीं करता। ये निज़ाम इशराफिया के लिए केटर करता है। इशराफिया के मसाइल हम डिस्कस करते हैं कि मरियम को ये हो गया, खान साहब को ये हो गया, मियाँ साहब को वो हो गया। आम बंदे के मसाइल के लिए ये निज़ाम है ही नहीं है और अनफॉर्चुनेट है, और इसी तरह ये चलता रहेगा। मुझे इसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। इलेक्शंस हो भी जाएंगे ना, उसके बाद क्या होगा देखना, उसके अंदर भी इन्होंने इतने मसाइल खड़े कर देने, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतरी जो है वो मुस्तकबिल करीब में होगी। फोर्सिएबल फ्यूचर में आपको, अच्छा ये थोड़ा सा, मैं तो इससे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मलिक साहब को भी यही नज़र आ रहा है बड़े दिनों से कि कोई 90 दिन वाला चक्कर नहीं है इलेक्शंस वगैरह। 90 दिन तो यार, वो जनरल ज़िया साहब ने 11 साल, वो तो आपको आपकी कैलकुलेशन गिनती नहीं ना आती। हमारे यहाँ 90 दिन तो ज़ियाउल हक साहब ने 11 साल में कन्वर्ट किए थे, तो आई डोंट नो अब ये 111 साल भी हो सकते हैं। मगर सवाल बिल्कुल सादा सा है यार, कि एक मुल्क है, एक रियासती ढांचा है, इंग्लिश या उर्दू में एक जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो इंटरप्रेट करे, ये उसका तशरीह करना उसका मकसद है। आइन की जो इंटरप्रिटेशन है ये उसका बुनियादी काम है। हम गलत काम पे, हम अपने रियासती ढांचे की बात नहीं कर रहे, जो काज़मी ने इंडायरेक्टली बात की है। एक जजिस के पास ये राइट हासिल है, वो एक सवाल का उन्होंने जवाब देना कि ये डेट जो है 90 दिन की डेट किसने देनी है, गवर्नर ने देनी है, इलेक्शन कमीशन ने देनी है, या सदर ने देनी है। मेरा हाल है जितना ही हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जजिस माशाल्लाह सबकी उर्दू इंग्लिश इतनी अच्छी है कि वो पढ़ के बता दें किसने देना। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपका जो रियासती ढांचा है उसमें कोई गड़बड़ है। हर बंदा अपनी, यही मैं बार बार कह रहा हूँ। आप और ये साहब भी जो बात कर रहे थे, मेरा जो आर्गुमेंट है, मैं जब पॉलिटिशियन के साथ बैठता हूँ तो वो
जिनका नाम नहीं लेते अपना, औरिया साहब मैं भी नहीं लेता, वो कहते हैं जी वो जिम्मेदार है, उनके पास जाओ, वो कहते हैं ये जो एग्जेक्टिव है ना ये पॉलिटिशियन ठीक नहीं, पॉलिटिशियन के पास जाओ, वो कहते हैं ये अपना ये अदलिया वाले मजे की बात ये आप तीनों ने जो बात की है उससे जो इन्फर करना था वो देखने वालों ने यकीनी तौर पे कर लिया होगा, एटलीस्ट मुझे तो समझ आ गया। टाइम एक्चुअली खत्म हो गया। सफर पाकिस्तान के लोग हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सजा सारी पाकिस्तान की आवाम को मिल रही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, शार्प क्लोजिंग करनी पड़ रही है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।